चिट्ठियों की तरफ बढ़ते हैं तो यूट्यूब कमेंट्स ले बिल्कुल। लेते हैं कि क्या इस हमारे पिछली वीडियो पर लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं। कुछ को शामिल करते हुए बता रहा हूँ। शीतल उमरानिया ने कमेंट किया है खांचा के बारे में और लिखा है कि मस्त मिमिक्री और सिंगिंग सो स्वीट सेम एज भप्पी जी। ये बात मैं भी उस दिन कहने वाला था, जब आप गा रहे थे तो लग रहा था कि भप्पी भप्पी दा ही गा हाँ, रहे हैं। अरे मतलब ऐसा भी नहीं ये है यार, एक कला आपके कम अंदर है। नहीं करना तो गाया था। गम नहीं करना, हाँ, बप्पीदा ये ऐसे जो कहते हैं। ये जो ग्रेन्स है ना आवाज की जो पकड़ते हैं, ये बहुत शानदार है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। उमंग दत्त पाठक साहब का कमेंट है, आई लाइक हाउ खानचा इज काइंड ऑफ बुलिंग जमशेद भाई, दिस शोज द बॉन्डिंग फ्रॉम शेर खान, जंगल जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो। क्या बात, देखिए लोग समझ गए कि अब आप बुली कर रहे हैं मुझे। अरे हम तो पिछली बार कुली की बात की थी, बुली कहाँ से आ गया यार? अभिनव का कमेंट है, ताऊ, खांचा और सरदार जमशेद भाई और सभी तीन तालियों को जय हो जय हो जय हो। इस सपने वाले एजेंडा से एक किस्सा याद आता है। एक बार ननिहाल गए रहे हम और वहाँ नानी ने एक रज़ाई भरवाया था। आलम अब ये देखिए कि माता जी ने लाख मना किया कि रज़ाई ना दे, ये भिगा देगा, पर अपने वात्सल्य में नानी जी ने वो रज़ाई दिया और हम सराबोर कर दी उसको। अपने सपने के जैसे सुबह उस पर जल विसर्जित कर इस नवीन रज़ाई का हमने शुभारंभ कर दिया। बहुत खूब। अभिनव बता रहे हैं। सपने तो सपने होते हैं। बाकी सब चिट्ठियों में अरुण अग्रवाल की चिट्ठी है, जय जोहार ताऊ, खांचा और सरदार। सरदार, सबसे पहले आपको पुत्र रत्न की ढेरों शुभकामनाएं। ये मेरी दूसरी चिट्ठी है। जैसा कि पहली चिट्ठी में बताया था, मैं खांचा के पड़ोस अंबिकापुर सरगुजा से हूँ। यस यस। दिल्ली नोएडा में पढ़ाई की और नौकरी की तलाश मुझे गुरुग्राम, चेन्नई, बैंगलोर होते हुए पुणे ले आई। नवरंगी के किस्से सुनकर मज़ा ही आ गया और ऐसा लगा कि नवरंगी सरगुजिया ही है जो सुबह उठकर बोरे बासी खाता है और शाम को महुआ पीकर मदमस्त रहता है। वाह, महुआ नहीं पीते हैं, ताऊ, वाह, नवरंगी टेल्स बहुत कंटिन्यू बढ़िया रहनी टेस्ट चाहिए। होता है। आपने टेस्ट किया नहीं? नौरंगी नहीं। नौरंगी नहीं पीते? नवरंगी टेल्स कंटिन्यू रहना चाहिए कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने किस्सा लिखा है। कह रहे हैं कि ये 2007 की बात है, जब हम 12वीं कक्षा में थे। अंबिकापुर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर पिलखा पहाड़ है। पहाड़ के नीचे बसा है कोलडीहा नामक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहते थे हमारे सुदामा महतो। सुबह सुबह दूध दूकर वो शहर जाते थे और शाम से पहले लौट आते थे, क्योंकि शाम को पिलखा के भालू नीचे आ जाते थे। सुदामा पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ रोज दूध लाते थे, चाहे बारिश हो, धूप हो या जाड़ा। सुदामा मुश्किल से ही कोई नागा करते थे। उसी समय हमें नई नई बाइक मिली थी और नई नई आज़ादी का नशा हुआ था। कभी कभी स्कूल से गायब होकर हम कोलडीहा पहुंच जाते थे। एक बार कोलडीहा पहुंचे और हमने सोचा आज धूम्र दंडिका ट्राई कर ही ली जाए। पिलखा पहाड़ के नीचे मस्त धूम दंडिका जला ही रहे थे, तभी हमने पास के हैंडपंप पर सुदामा दूध में पानी मिला रहे हैं ऐसा हमने देखा। हमने सुदामा को देखा और सुदामा ने हमें। हमारी और सुदामा की नजरें मिली। एक पल की झिझक, थोड़ा डर, और फिर दोनों ने अपनी अपनी नजरें झुका ली। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अनकही शांति का समझौता हो गया। न हमने कभी सुदामा की शिकायत की, न सुदामा ने कभी हमारी पोल पट्टी खोली। तो ये है। बाकी इन्होंने आगे चिट्ठी में लिखा है कि उम्मीद करता हूँ कि 3 ताल का सफ़र यूं ही चलता रहे। दिल में आज भी आपको यूट्यूब लाइव देखने की इच्छा संजोए बैठा हूँ। जल्दी करेंगे, आज ही डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने बताया था, मेरा एक दोस्त बबलू होता था, तो जब भी हम वो अलग रहता था, मतलब बलिया जाता था अपने घर, तो हम दोनों का तय रहता था धूम डंडे का। अगर मैंने उसके एब्सेंस में 20 पी हैं 5 दिन में, तो मैं 20 इकट्ठा रखता था, और वो भी वहाँ पे जितना पिया उतना वो अलग। जब साथ मिलते थे एक्सचेंज करके धुआं उड़ा देते थे। क्या बात है। तो ये दोस्ती होती थी पहले। सुमित की चिट्ठी है, 3 ताल परिवार को वाइकिंग्स की धरती स्वीडन से सुमित का नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। सर ये सुमित भाई अपने रेगुलर लिखते रहते हैं। एपिसोड 71 में ताऊ ने कूप मंडूक का महिमा मंडन किया, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल है। पढ़ाई और नौकरी के दौरान काफ़ी अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। खासकर जब से स्वीडन आया हूँ तब से मेरे विचार काफ़ी बदल गए। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे गांव के गोतिया दयाद अभी भी इस चक्कर में हैं कि कैसे अपनी खेत की मेड़ 6 इंच बढ़ा के बगल वाले का हड़प लिया जाए, या अपनी खिड़की के ऊपर का छज्जा 2 फीट की जगह 3 फीट का ढाल के पीछे वाले के दलान से 1 फीट पकड़ लिया जाए, तो उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे अपने परिवार एवं जिला जवार के लड़के पढ़ाई लिखाई को ताक पे रख के बस नकल के भरोसे किसी तरह पास होने की होशियारी समझते हैं, उस वक्त भी मुझे काफ़ी झटका लगता है। क्या ऐसी परिस्थिति में
ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा गांव बहुत पीछे रह गया है। मैं समझता हूं कि मेरा गांव इंदौर शहर जैसा नहीं हो सकता, मगर क्या लोगों की मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए? क्योंकि इन हरकत का असर बच्चों पर भी होता है। 7-8 साल के बच्चों के मन में जातिवाद घर कर गया है। वो भी पढ़ाई लिखाई को हल्के में लेते हैं क्योंकि उनके पिताजी खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई से किसी का भला नहीं हुआ। मुझे डर इस बात का है कि कल को वो भी अपने पिताजी या दादाजी की तरह संकीर्ण मानसिकता वाले हो गए तो उनका जीवन बहुत मुश्किल होगा। ऐसी मानसिकता वाली पीढ़ी हमारे देश और राज्य के विकास में योगदान कैसे कर पाएगी? इस परिस्थिति में हम जय कूप मंडूक का नारा कैसे बुलंद करें? अगर इस विषय पर ताऊ मार्गदर्शन करें तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूंगा। ताऊ और खानचा को प्रणाम। मंजले भैया, जमशेद भाई सरदार को साधुवाद, जय हो। सुमित कुमार, गोथेनबर्ग, स्वीडन। भाई सुमित यार, मैंने उसको थोड़ा लोगों ने सीरियसली लिया, ऐसा लेना नहीं है, पर मैंने सिर्फ यही बोला था अगर आप खुश हैं तो फिर कूप ही ठीक है। अगर आपको निकलने की बेचैनी है जी, तो फिर निकल ही जाइए, क्या बात है। इतना ही। हाँ, तो अब यही कूप बोला। में मंडूक रहना कोई अच्छी या बुरी अवस्था नहीं है। यदि आप खुश हैं तो बात खत्म। अगर आपको वहां रहना, पर इन्होंने जिस बात की ओर इशारा किया है वो सही, वो बहुत चोट करता है हम बिल्कुल। जैसे लोगों को भी। और कभी कभी लगता है कि यार ये सूचना क्रांति आई थी कि सब लोग के पास इंफॉर्मेशन होगा तो बेहतर समझ पाएंगे दुनिया को और उनका दिमाग खुलेगा, राइट। विस्तार होगा, एक विस्तार मिलेगा। लेकिन उससे और हम संकीर्ण हो गए हैं। और जैसा कि हमने एक बार कहा था कि लोग विक्टिम कार्ड बने हैं और अपनी अपनी तरह की आईडी ढूंढ रहे हैं, तो हमने इस विस्तार वाली दुनिया को इतना संकुचित कर दिया है कि हम अपने छोटे 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 कुनबों में बंट गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं इसका। गांव के लोग बुरे या अच्छे नहीं हैं, पर इस देश में पता नहीं कब से, पर कई 100 सालों तक ऐसी स्थिति थी कि आपके पास जो था वो आपका था या नहीं था, ये निश्चित नहीं था। पुष्टि नहीं कर सकते थे आप उसकी। तो आदमी छेंकना बोलते हैं, जितना छेंक सकता था छेंक लेता था। जिसको कब्जा भी हम कहते हैं। हाँ, कब्जियाना। उसको बोलते हैं ये कि किसका, एक टर्म है उसका कि किसका कब्जा है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं टाइप से। नहीं, नहीं, ये कागज होता है, हाँ हाँ, के तो नाम वहां पे पर वो। प्रेजेंटली कौन है। हाँ, अच्छा। जिस देश में ये निश्चित नहीं था कि जो आपका आज है वो कल रहेगा या नहीं। आप दिल्ली में अग्रेशन देखते हैं, जी, बड़े बड़े जगहों में जो बहुत ही पॉश इलाके हैं, आज वहां पे भी 1 इंच पार्किंग को लेकर के। पार्किंग को लेकर के गोलियां चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का इससे भी बड़ा बड़ा घर था, जिसे हम पाकिस्तानी पंजाब कहते हैं आज, और ओवरनाइट वो उनका नहीं रहा। वो यहां जब आए तो उनको जितनी जगह दी गई उससे उन्होंने उस पर उनकी मिल्कियत। उनका जो दखल होता है ना वो बहुत ज्यादा था कि ये मेरा है। और उसके ऊपर एक जानवर भी आ जाए ना तो उसको भगा देते थे। आदमी अगर चलते फिरते लुढ़क जाए उसकी तरफ तो उसको हटा देते थे कि ये मेरा है, अब इस बार नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से। राइट। ऐसा बहुत सारे देश भर में, एक तो बहुत सारे लोगों के पास कभी कुछ था ही नहीं, उनके नाम कुछ नहीं था, जिनके था वो उनका रहेगा इसकी गारंटी नहीं थी। और जो ताकतवर था वो जो नहीं संभाल पाता था उसको दबा देता था। बिल्कुल। तो ऐसे जगह पे रिसोर्सेज के लिए बहुत फाइट, बहुत स्ट्रगल, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो जो 1 इंची छज्जा निकाल देते हैं वो क्या ही गलत करते हैं। उतना नजरअंदाज कर देना चाहिए। नहीं, पर जो कूप मंडूक वाली बात इन्होंने बोली उस पर थोड़ा वाजे करें कि यार कूप मंडूक होना अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं यही बोल रहा हूँ ना, वो ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। जैसे कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब ये नहीं कहते हैं कि अच्छा है या बुरा है, इट्स नॉट गुड बैड बट इट इज ब्लिस, कि अगर है तो हाँ, है। अच्छा है। अगर मैं जैसे कूप मंडूक होना चाहूंगा, आप ये भी कह सकते हो कि आपका प्रिविलेज है क्योंकि आपने दुनिया देख ली है ना। पर जो आदमी गांव में खुश है ना वो खुश है,
और जो शहर में बहुत उछलता फिरता है ना, या इस पब से निकल के उस डिस्को में जा रहा है, और फिर हॉलैंड छुट्टियों के लिए ग्रीस जा रहा है, फिर अगले महीने अमेरिका जा रहा है एक ट्रिप पे, वेगस में घूम रहा है, उसका जीवन भी बहुत आनंददायी है, पर उसके अपने स्ट्रगल हैं, करेक्ट, उसकी अपनी गंदगी है और उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसको चुकाना है, किसी का कर्ज, क्रेडिट कार्ड, है ना, या वो दूसरों के पैसे पे ऐश कर रहा है। राइट। एक दिन रिवील हो जाएगा उसने जो कुकर्म किए हैं यहाँ वहाँ, उसको किसको पता है। पर जो आदमी अपने एक बच्चे, दो बच्चे और अपनी पत्नी और अपने छोटे से परिवार को लेकर एक छोटे गांव से घर के में एक खुश छोटे है। से घर में खुश है, वो खुश है। कि अगर आप कुएं के मेंढक भी हैं तो अपने कुएं के बारे में पूरी जानकारी आप रखिए, नहीं कम नहीं, से कम आप अपने कुएं के कुएं बारे के में तो बारे में जानते यही हैं। तो, अब यही तो ब्यूटी है कि कुएं के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वहाँ रहते हैं, बात सारा खत्म। कुआं जानता है हम्म, सब कुछ। ये तो बाहर आसमान में खुले मैदान में पता नहीं चलता ना कहाँ क्या हो रहा है। करेक्ट, कुएं की खूबी यही है, कुएं में किसी से कुछ छुपा नहीं है। सब जानते हैं एक दूसरे हाँ। को। पर यही है, कुएं के मंडूक को अगर बाहर आने की तमन्ना बहुत सताती हो तो आ जाओ। और उसे उत्सुकता उसके अंदर इतनी भरी हो कि वो खुले आसमान के नीचे उछल कर एशिया के एक कोने से दूसरे कोने को नापना चाहता है, तो उसे नाप ही लेना चाहिए। ये रिस्क उसको लेना ले पड़ेगा। लेना चाहिए। राइट, लेकिन अगर आप खुश हैं तो खुश हैं, तो खुश हैं। सबसे बड़ी बात वही है। हाँ, तो वो आप महल में हैं कि झोपड़ी में, फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है सुमित साहब को जवाब मिल गया होगा। अभय सिंह की चिट्ठी पढ़ते हैं। ताऊ, खांचा, सरदार और समस्त तीन तालियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं बचोले मध्य प्रदेश के ज़िले सिंगरौली का मूल निवासी हूँ। अरे वाह। इनका परंतु पड़ोसी 2021 में मेरी मित्रता बनारस से हो गई, तो अभी पिछले 2-3 सालों से वहीं दोस्ती निभा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल है और मैं बैंक पीओ की परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा भी तीन तालिया हो जाने का प्रकरण बहुत से अन्य तीन तालियों जैसा ही है। इंस्टाग्राम के ज़रिए लिखा है इन्होंने ब्रैकेट में। ये तीन ताल को लिखा मेरा पहला ख़त है और आगे भी बहुत से ख़त लिखते रहूँगा। मेरे पास भी बहुत सारे किस्से हैं बताने को, पर उनका जिक्र अगली चिट्ठी में करूँगा। अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे तीन ताल सुनना बहुत पसंद है और मैं बचे हुए सारे तीन ताल के एपिसोड चट कर जाने के प्रवास में जुट गया हूँ। मैंने इससे पहले किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है, तो भूल चूक माफ़। धन्यवाद, अभय सिंह। थैंक यू भैया। आज ही हमने चिट्ठी पे बात की, इन्होंने अभी तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखी। पहली ये शुरुआत है, ये तीन ताल की तरफ। वो सिंगरौली। तब जब ये बंद हो चुका है। एनीवे, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। राजू साहब की चिट्ठी है। सारे तीन ताल परिवार को प्रणाम। ये मेरी दूसरी चिट्ठी है, पहली चिट्ठी शामिल नहीं हुई। शायद इस चिट्ठी की किस्मत अच्छी हो। देखिए, अच्छी थी चिट्ठी की किस्मत। कुछ महीनों से तीन ताल देख रहा हूँ। बहुत सालों से ताऊ को ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, पर वो समोसे का एपिसोड पुष्पेश पंत वाला, उस वक्त से ये तीन ताल का सफ़र शुरू हुआ है और चल रहा है। ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सोचने का एक फ्रेमवर्क दें। मेरे जीवन में बहुत देर से कुछ अच्छे गुरु मिले जो दुनिया को देखने के तरीके बता गए। जॉर्ज कार्लिन, क्रिस्टोफर हिचकिंस, और अब इनमें ताऊ का नाम भी शामिल है। वाह। अरे यार, कार्लिन हिचन्स, अरे सब हाँ मतलब क्या बात कर रहे हैं आप, अपना अरे वो छोटा थोड़ा मत ज्यादा हो करिए। जाता है। वो पुराने हो चुके हैं ना। काल- कंटिन्यू। कार्लिन ने पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में सोचना, हिचन्स ने धर्म के बारे में, और अब ताऊ जिनसे बंदर का फ़लसफ़ा मैंने सीखा है। हाल ही में ओडिशा में, जहाँ मैं पला बड़ा, एक मशहूर अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलेज है, नाम है रेवेनशा कॉलेज, और उसके नाम पे विवाद हुआ। वहाँ एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जिनके कार्यकाल में एक भयंकर अकाल हुआ जिसमें ओडिशा के लाखों लोग मर गए। बाद में उन्होंने एक कॉलेज बनवाया और महिलाओं का उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया महिलाओं को। कुछ बीजेपी के लोग रेवेनशा को एक राक्षस मानते हैं और कॉलेज का नाम बदलना चाहते हैं। अन्य दल कहते हैं ये एक अनावश्यक विवाद है। मैंने ताऊ के बंदर फ़लसफ़े के चश्मे से इस पर सोचा और समस्या का समाधान स्पष्ट हो गया। ताऊ शायद कहते हैं कि कॉलेज के प्रवेश पर 2 प्लेक लगाएं। एक में रेवेनशा के काल में ब्रिटिश राज में किस तरह ऑर्गेनाइज्ड शोषण हुआ, कितने लोग मरे इत्यादि, और दूसरी तरफ रेवेनशा के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन, और पहला कॉलेज जो उन्होंने बनवाया उसके बारे में लिखे। मतलब दोनों बोर्ड्स लगा दें। इस कॉलेज से लाखों लोग, वैज्ञानिक, नेता, महिलाएं और समाजसेवी निकले जिनसे राष्ट्र का उत्थान हुआ। कॉलेज के छात्रों को 100 साल से ज़्यादा पुरानी बातों को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना आना चाहिए। नाम बदलकर इतिहास पर चादर ओढ़ना या अंग्रेज़ों का राज बेहतर था कहना, दोनों मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हाँ, अगर इस कॉलेज का नाम पहले कुछ और था या पैसे
किसी और ने लगाए थे और रेवन शॉ ने ज़बरदस्ती अपना नाम रखवाया होता तो बात अलग थी। और इसके बाद इन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं। बाद में है कि पहली चिट्ठी में ये भी लिखा था कि तीनताल हमारे इतिहास और समाज का रिकॉर्ड कीपर भी है, इसे राष्ट्रीय संग्रहालय का एक हिस्सा बनना चाहिए। सही कह रहे हैं। मैं एक तेलुगु भाषा ओडिशा में पला बढ़ा सियाटल में रहने वाला एनआरआई हूँ और तीनताल को सारे दोस्तों में प्रमोट करता हूँ। ये सत्य है, यहाँ पैसा है, सुख है, पर थेरेपेटिक बुलशिट करने वाले दोस्तों के पास वक्त नहीं है। हिंदी में लिखना, सोचना और पढ़ना अब कभी कभार ही हो पाता है। जो कुछ भी सीखा केंद्रीय विद्यालय में 30-40 साल पहले सीखा, तो त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर याद करें। सिया तीनताली। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। इसमें पहले मैं बोल देता हूँ राजू जी की जो ताऊ के लिए आपने लिखा है कि ताऊ से मैं सीख रहा हूँ, ऐसा है ताऊ बड़ा लॉजिकल है, बड़े अच्छे लोग थे ये ज्ञानी महाज्ञानी, पुराने भी तो हो गए ना, नया कहाँ से स्रोत पैदा होगा। तो मैं खुद ताऊ को फॉलो करता हूँ सब चीज़ों पे। कई बार फंसते हैं हम कि ताऊ रहते तो कैसे सोचते। मेरा भी यही मानना है। ऐसे फंसाओ नहीं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। काहे नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं, वो क्योंकि बंदर की फिलॉसफी जो है ना वो निराली है, अलग फिलॉसफी है। पर ये बात मैं मानता हूँ, मैंने ये बोला था इनफैक्ट कि ये जो देश में इतना झगड़ा होता है ना, इस मस्जिद के बारे में, उस मस्जिद के बारे में, कोर्ट में लड़ रहे हैं, दोनों मानते हैं कि ऐसा हुआ था कि औरंगजेब ने ये फलानी चीज तोड़वाई थी, वहां पे मस्जिद बनवा दिया था, अब कोर्ट में लड़ रहे हैं जी। और अब उस यथास्थिति में जो है, जो भी स्थिति है उसमें परिवर्तन करेंगे तो फिर लफड़ा होगा, झगड़ा होगा, कोर्ट में फंसा हुआ। उससे बढ़िया है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें कि ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे एक जन्मभूमि हुआ करती थी, उसको औरंगजेब ने इस ईस्वी में उनके आदेश पर तोड़ दिया गया था, अब यहाँ पर यह मस्जिद है। बस उससे क्या होगा कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा हुआ था। कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है उसको। मस्जिद में जाने वाले लोग भी डिनाई नहीं कर पाएंगे फिर कि नहीं वो लिखा हुआ है। और अब तो नहीं है ना वो, औरंगजेब तो चला गया। नहीं, अब तो आपको चाहिए क्या? तो आप पूरे देश में अगर जो ये क्लियर कर दें कि वो कैसा आदमी था। रेवन शॉ जैसे औरंगजेब, मतलब इट्स अ गुड कंपैरिजन। औरंगजेब के कुछ ऐसे पहलू भी है ना जो हम नहीं देखना चाहते। एक पक्ष जो है एक ही पहलू देखना चाहता है, बिल्कुल, है ना। जब असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब का नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, उनको लगता है कि नहीं बोलना जरूरी है। बाकी लोग औरंगजेब को गालियां ही देते हैं। हर आदमी की तरह उनके भी दो पहलू थे, जैसे कि रेवन शॉ के दो पहलू हैं। रेवन शॉ आदमी बहुत बुरा था, लेकिन हर आदमी में परिवर्तन होता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में उसका दिल नहीं पसीजा, यहाँ के लोगों का भयंकर शोषण किया, कई लोग, मतलब हजारों लोग मर गए, लेकिन उसी व्यक्ति ने सबकी पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा आधुनिक इंतजाम किया। तो उस कॉलेज का नाम बदल दोगे तो फिर तो यही बात नहीं रह जाएगी। तो यस, बट उन्होंने सोल्यूशन दिया कि दोनों चीजें रख दो, एक गेट पे ये लिख दो, एक गेट पे ये लिख दो, 2 गेट बना दो। आप एक ही में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत स्पष्ट कर दो कि ये आदमी ठीक नहीं था। उनके नाम से कॉलेज है क्योंकि उन्होंने बनवाया है, पर ये आदमी ठीक नहीं था। एक मामले में ठीक था, वैसे जिसने कॉलेज बनवाया। कोई भी ठीक नहीं होता है पूरी तरह से। अगली चिट्ठी है रोहित मेहता की। सभी तीन तालियों को मेरी ओर से जय हो, जय हो, जय हो। मेरा नाम रोहित मेहता है, मैं दुबई में काम करता हूँ। मैं 4 महीने से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदान और मालगुड़ी डेज मेरे पसंदीदा प्रोग्राम हैं, मगर अब तीन तालियाँ भी उन लिस्ट में शामिल हो चुका है। जब भारत वापस आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। आपका मामूली सा तीन तालिया, रोहित मेहता। भाई साहब, यूएई तुम मुझसे बात करते हो। आएंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे। वहाँ कोनो मिठाई उठाई फेमस है यूएई अरे का? क्यों यार, मिठाई पे क्यों आ जाते हो बार बार? अरे ऐसा ही लगता है कि खुरमा पिछली बार भेजा भाई साहब, खुरमा आया था। खुरमा इज नॉट मिठाई। अरे खुरमा को मिठाई बोलते हैं। नहीं, इनकी मिठाई तो जलेबी मीठी है, कोई भी मिठाई तो जलेबी है। पर यही है, हमें तो लगता है कि जो भी चीज मीठी है वो मिठाई है। मीठा मिठाई, चीनी भी मिठाई है। बचपन से यही समझ के खा लेते थे। आइसक्रीम भी मिठाई है। नहीं, कैडबरीज भी मिठाई है, चाहे कितना भी बोल ले। तो मिठाई की क्या परिभाषा है? वाह है। हाँ तो बताइए, कैसे जानेंगे? खुरमा मिठाई नहीं है तो क्या है वो? मिठाई मिठाई होती है। नहीं तो खुरमा मिठाई नहीं है।
आप ये कह रहे हैं ना? खुरमा मिठाई नहीं है? अरे पूछ रहे हैं यार अब आप। वही तो बता रहा हूँ। तो खुरमा क्या है? खुरमा यार है। ये बताओ, मैंने आपको ये उंगली दिखाई, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, हाँ, बताओ। उंगली है। उंगली क्या है? अजीब नहीं, बात है पर ना। आप कह रहे हैं ना कि ये उंगली नहीं मिठाई है। जो है, पर आप ये कह रहे हो कि ये उंगली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये खुरमा मिठाई है, आपने कहा वो मिठाई नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, जैसे ये उंगली नहीं है, हाँ, ये उंगली नहीं है, तो ये क्या है? खुरमा भी उंगली नहीं क्या है ना। है? ये खुरमा भी तो नहीं है ना। वही तो, खुरमा मिठाई नहीं है। बस नहीं है सिंपल। मिठाई, मान लिए। ये बस खुरमा मिठाई मिठाई नहीं, नहीं है। मिठाई की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन उन्होंने लिखा कि ताऊ जैसे जलेबी, पर मिलती मिठाई की दुकान पे ना। खुरमा। हाँ। नहीं, मिठाई की दुकान में तो समोसे भी मिलते हैं। तो वो मिठाई थोड़ा हो जाएगी। मिठाई के दुकान पे क्या क्या मिलता है, मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा तो विवाद हो जाएगा। जैसे हलवाई सिर्फ हलवा नहीं बनाता है। हलवाई हलवा नहीं ही बनाता नहीं है। ही बनाता है। हलवाई अगर हलवा बनाने लगे तो फिर दुकान उसका इससे चौपट हो पहले कि जाएगा। ये भूल जाए कि हाँ क्या यार। मीठा होता है, मिठाई रहने खट्टा दो, होता अब है। मैं खुरमा को देखूंगा और बोलूंगा तुम मिठाई नहीं हो। ठीक है। इतना याद रखना कि ख्याली पुलाव हम्म। का कच्चा रह जाने से भी खराब हो सकता है ख्याली जलेबी का खट्टा हो जाना। जो नहीं, वो ये जोक नहीं समझ आया नाम मुझे। नहीं दूंगा। नहीं आएगा। ख्याली पुलाव के कच्चा रह जाने से भी खराब होता है ख्याली जलेबी का ये खट्टा खट्टा हो हो जाना। जाना। राहुल बाबा को बोल रहे हैं। नहीं, क्यों बोलेंगे किसी को हम हरियाणा हम वाले ये से। बोल रहे हैं कि जलेब जो है वो मिठाई नहीं होती है। मातूराम हलवाई अच्छा। गोहाना सोनीपत और रोहतक के बीच में बीच एक में छोटा सा कस्बा है, गांव ही है। हम्म। कस्बा होने की कसक उसको बहुत दिनों से है और कस्बा कहलाता है। वहां पे एक मोड़ आता है हम्म। जहां पे आदमी गड्डी नहीं छोड़ता। वहां पे बहुत सारी दुकानों के नाम मातूराम हलवाई हैं। हम्म। जैसे फौजी ढाबा है। सबके यहाँ एक जलेबी मिलती है जो किसी आलसी आदमी ने जल्दी जल्दी बहुत मोटा बड़े मोटा। लंबे ऑर्डर को पूरा करने के लिए बनाया। ऑर्डर ये था कि 100 किलो जलेबी देना। हम्म। उन्होंने कहा कि 100 किलो जलेबी मतलब बहुत सारी जलेबियां, हम्म। तो उन्होंने आधा किलो की एक जलेबी बनाई हम्म। ताकि 200 जलेबी में ही जल्दी ऑर्डर काम हो पूरा हो जाए। जाए। राइट। एनीवे, मातूराम का इन्वेंशन है ये। जलेबी जलेबी जैसी ही टेस्ट करती है। गोहाना के भी सबसे अच्छी जलेबी वो नहीं है, वो जलेबी का भंडार है। जैसे जैसे उनके परिवार में लोग बढ़ते गए, 1930-40 की दुकान है, परिवार में लोग बढ़ते गए, नए लोगों ने नई दुकान खोली, ब्रांड नेम वही रखा जी, बस उसे जलेबी से जलेबा कर क्योंकि दिया। पोता तो उन्हीं का है। तो बहुत सारी दुकानें हैं, उसमें से जिस दुकान में आप जाएंगे वो बोलेगा कि यही असली ये है। ओरिजिनल वाला है। पंची पेठा वाला जिस भी हिसाब है। शहर में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे घटिया दुकान जो है वही ओरिजिनल निकलता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण है और जहाँ पे हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है आधुनिक रूप में, आप उसको असली मांगकर ले ले, वो भी असली नहीं होगा। जैसे इदरीस की दुकान। अरे पंची पेठा यार, हाँ, पंची पेठा भी ये तो वो फौजी टूटा जलेबी फूटा पैक दुकान। कराएं, 3 दिन तक रहेगा, चौथे दिन वो खट्टा हो जाएगा, राइट। है ना। जो जैसे कि खुरमा अभी 2 मिठाई दिन नहीं में है। इकट्ठा हो गया यहाँ पे। यहाँ तो दो तो ही दिन बेसिकली खुरमा मिठाई नहीं है। नहीं है, मान लिए। ठीक है। खुरमा में आटा होता है, खुरमा आटे का बनता है। किसी भी चीज में आटा हो तो मिठाई कैसे हो सकती नहीं है मिठाई, में मान चुका हूँ, अब जाने दीजिए। ठीक है, अगली है। चिट्ठी। खुरमा त्रिलोकीनाथ चालान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। TNJ साहब, हमारे 3 ताल के बुजुर्ग आदमी, लेकिन भेज दिया, जिक्र किया था आपने, बोला आ जाएगा और आपने बोला उन्होंने खुरमा भेजा। पहले भी उन्होंने खुरमा भेजा। बहुत वो ही- खुरमा जो है आसिफ के कब्जे में है, हाँ, नहीं 3 डब्बे आए थे, एक डब्बे मैंने खा लिए पूरे के पूरे। इनका दखल है उस पर। बाकी बहुत दिनों बाद खुरमा खाया और वाकई में बहुत लजीज था। बहुत मजा आ शुक्रिया गया। त्रिलोकी जी आपका। जिसे आप लोग शक्कर पारे कहते हैं, हाँ, करेक्ट। कंफ्यूजन है उसमें, एक लोग शक्कर को खुरमा कह देते हैं। अगली चिट्ठी पुनेरी कनपुरिया साहब की ऑडियो चिट्ठी है, सुनते हैं इसे। ताऊ सरदार खांचा और सभी 3 तालियों को पुनेरी कनपुरिया का सादर नमस्कार। पिछले एपिसोड में सपनों पर बात हुई, तो आज मैं अपना एक सपना बताना चाहता हूँ। 2023 की एक रात है,
मैं बेटे को सुलाकर कान में ईयर प्लग खोसकर शवासन करते हुए यूट्यूब पर उंगलियों को भी योग करा रहा था। तभी एक लाल पीली नोशनी के बीच दिखता है एक जाना पहचाना घुंघराले बालों का गुच्छा जो गाना गा रहा है, और संगत में है 6 लोग, एक मदमस्त हाथी, एक गिफ्ट बॉक्स, एक छिपकली, चूहा, गांधी और मर्लिन मनरो। सभी प्रसन्न चित्त हैं और बतियाते हुए ठहाके लगा रहे हैं। गिफ्ट बॉक्स से दिवाली के अनार की तरह प्रेम के, जवानी के, जंगल के, फिल्मों के किस्से उछल उछल कर बाहर बिखर रहे हैं, और जनता बच्चों की तरह खुशी से झूम रही है। उनको देखकर मैं भी ऊर्जा से भरकर सभी दुख तकलीफ भुलाकर साथ गाने और नाचने लग रहा हूँ। फिर वहां दिखता है एक मेर मुकुटधारी पक्षी जिसके पंख मुकुट पर लगे और वो सबका ध्यान रख रहा है। कुछ देर मजा लेने के बाद घुंघराले बाल मुझे पास बुलाकर एक झुंड के साथ खड़ा कर देता है। उस झुंड में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी हैं, और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और एक दूसरे की सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई शोर नहीं हो रहा। बहुत सुकून भरा माहौल है, जैसे कस्बे के एक बड़े मैदान में एक साथ 20 क्रिकेट मैच चलते रहते हो। कई लोग आगे बढ़कर मुझे गले लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। कुंभ के मेले में बिछड़े या पिछले जन्मों के कई सारे छोटे बड़े भाई बहन दोस्त सब वापस मिल गए हैं। हम सब खूब सारी बातें करते हैं। तभी अचानक आसमान से ऑलिव ऑयल की बारिश होती है और घुंघराले बाल हाथी के साथ मिलकर मुझे उस गिफ्ट बॉक्स में बंद कर देता है, और साथ एक छोटा क्यूट शैतान सा बच्चा भी है। हम सब मिलकर हींग के छौंक वाली दाल खाते हैं और गाना गाते हैं। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। मैं अभी भी उसी मेले में खोया हूँ। घुंघराले बाल वाले ने मुझे स्पेशल पान भी खिलाया है। हाथी बड़े विशालकाय पेड़ की छांव में आराम कर रहा है, और गिफ्ट बॉक्स से किस्सों की बरसात बदस्तूर जारी है। काश ये सपना कभी खत्म ना हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय जय हो, हो। जय हो। पूरा 3 ताल हम लपेट दिए। और घुंघराला बाल से हमको कुलदीप ही लग रहा है सर। लग रहा है वही है। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब कमेंट्स के लिए और इन चिट्ठियों के लिए। चलते चलते जिक्र करना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहते थे मेरे शो के बारे में? आज जैसे खत की बात हुई, हाँ तो लेटर बॉक्स होता है जिसमें खत डालते थे। हाँ, तो इनका एक शो है स्टोरी बॉक्स, जिसकी तारीफ ही कभी नहीं करते अपने मुंह से। कभी हम भी नहीं नीचे पैर मार करके इशारा कर देते हैं कि थोड़ा आप बोल दीजिए। स्टोरी बॉक्स अच्छा एक जमशेद भाई का वो है शो। पैर मारा कौन? नहीं, इधर से लंबा तो रहता ना। नहीं, मैंने कोई पैर नहीं मारा, लेकिन मैंने इनका कहा था तो उन्होंने उसका मान रखा। बहुत बहुत नहीं, वो शुक्रिया भी आपने सुनिए, कहा। अच्छा है। लगातार दूसरे हफ्ते जमशेद जी हम्म, 3 ताल को होस्ट कर रहे हैं। होस्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में इन्होंने सिर्फ एक ही शर्त रखी है। हाँ, हाँ, कि कि आप स्टोरी बॉक्स की तारीफ खांचा स्टोरी बॉक्स की ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग करता है। करिए। भाई तो जरूर देखिए, सुनिए। वो देखने लायक चीज नहीं है क्योंकि वीडियो में है नहीं। तो सुनने लायक चीज है वो, जरूर सुनने लायक चीज इसलिए है। मैंने कहा इसमें तो पूरा जो सुन बात लिया कही करो ना। 3 ताल की है, जैसी आपकी यहाँ पे बातें हैं हाँ, वैसे ही हाँ। बातें हैं। तो उसमें कहीं आपको कानपुर मिलेगा, कहीं बनारस मिलेगा, कहीं इलाहाबाद मिलेगा, और उसी के किस्से और उसी के कहानियां हैं। तो स्टोरी बॉक्स भी सुने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर वो नहीं है, तो इसीलिए आप, मैंने कहा कि देखने हाँ, लायक नहीं, देखने लायक नहीं है, ही वो नहीं, सुनने लायक है। सुनने लायक तो है। आप बढ़िया है। स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, जहाँ भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ सुने। और 3 ताल के लिए चिट्ठियाँ लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com, और व्हाट्सएप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 995333। जुड़ना नहीं, कुछ भेजना चाहते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे आप सिर्फ जुड़िए नहीं, हमें कुछ भेजना भी चाहते हैं, आप कोई ऑडियो चिट्ठी भेजना चाहते हैं, आप कुछ ऑडियो चिट्ठी तब मुझे लगता है आने वाला वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऑडियो चिट्ठी का मजा अलग है। बिल्कुल। लोग अगर वो भेजेंगे तो हमें उनको सुनने में फील आ रहा है, और एक मसला ये भी सॉल्व हो जाएगा कि जमशेद भाई को खत नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिन जिन भाइयों की आवाज, राम राम भाइयों ने, सारे ने सारे ने जिन जिन भाइयों की आवाज पुनेरी कनपुरिया की तरह बुलंद है, वो लोग वॉइस नोट भेजें। वो लोग तो वॉइस नोट जरूर भेजें। बिल्कुल। और जिनकी आवाज जमशेद भाई जैसी मीठी है, वो भी भेजें। जमशेद कमर सिद्दीकी जैसी मीठी आवाज है। कल ये रस खा रहे थे, वो भी है। कल ये चाय की दुकान पे रस खा रहे थे, मुझे गाना याद है, मेरे रस के कमर। अच्छा, वाह क्या जोक मारा आपने, मजा आ गया। और कम लोग जानते हैं कि हमारा जो आज तक रेडियो पर का जो हमारा मोन्टाज है, जिसमें आप सुनते हैं कि आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, तो ताऊ की आवाज है। ये आज तक रेडियो है। ये साला आज तक हमको नहीं पता। ये तो मैंने रिवील कर दी।
बहुत क्योंकि आज तक रेडियो सुनते ही नहीं है। तो जब आप आज तक रेडियो सुनते हैं तो जो आवाज़ आती है शुरुआत में कि ये आज तक रेडियो है, वो ताऊ की आवाज़ है, उसमें भी एक बुलंद ये लहजा है छुपा के बोलने क्यों का। रखा गया था? नहीं वो नींद खुल जाती है आदमी। तो चिट्ठियाँ लिखते मेरी इतनी रहिए। कर्कश और नहीं आपकी आवाज मोटी बहुत आवाज सुंदर में बोला है ना वो। बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चिट्ठियाँ लिखते रहिए और फिर मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। प्रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने करी। आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र के। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,